हम लोग असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किए आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए सभी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट? पहले मेडिकल वाला। अभी जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों शीट करेंगे, मेडिकल वाला भी और इंजीनियरिंग वाले भी, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो प्रैक्टिस के लिए बस, ठीक है। 1 to 12 कोई डाउट? एक मिनट रुकिए, मैं मोबाइल में भी ओपन कर लेता हूँ। हम्म, चलिए बताइए, 1 to 10 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 टोटल एंगल सब्सटेंड बाय अ सर्कल एट द सेंटर। सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है? 360 डिग्री 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन। सेकेंड वन क्लियर है? नेक्स्ट, सर 12th 12th। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंट द मास ऑफ मैग्नीट्यूड 1 AMU। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में? ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स का कोई लेने देना नहीं। 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा? थर्ड वाला ऑप्शन याद रखिएगा, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये याद करने वाली चीजें हैं। अब देखिए 11th से पूछा है। 11th, जब हम लोग प्लेन एंगल को डिफाइन कर रहे थे, तो प्लेन एंगल का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? कोई बताएगा प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्लेन एंगल का फॉर्मूला, प्लेन एंगल का फॉर्मूला। अरे नयन, क्या बताया था प्लेन एंगल का फॉर्मूला? सर एरिया ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस थीटा इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस एरिया ऑफ लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड। सॉरी लेंथ ऑफ आर्क हाँ, अपॉन रेडियस थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ये था ना। अभी देखिए 11th बता रहा हूँ, जो 11th वाला क्वेश्चन है यही क्या है आपका? पैरेलैक्स मेथड, ठीक। अभी आपको चीजें बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगी, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, अभी तो क्वेश्चन पूछ दिया हिमांशु ने तो बता रहा हूँ मैं, ठीक। अभी मैं पढ़ाऊंगा पैरेलैक्स मेथड। अच्छा ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बॉल है, ठीक है। मेरे हाथ में ये बॉल है, ठीक। इस बॉल को मैं देख रहा हूँ, इस एंड को और इस वाले एंड को। तो ये क्या कर रहा है, मेरी आंखों का एंगल बनाएगा ना। देखिए ये ऐसे कुछ एंगल सबटेंड करेगा ना, ये ठीक है। तो मैंने कहा कि बॉल जब मेरे यहाँ पे रखा हुआ था, इसने मेरी आंखों में कुछ एंगल सबटेंड किया, ठीक। मैंने कहा थीटा सबटेंड किया, ठीक है। अब मैं इसको दूर लेता जाऊं, बहुत दूर, इमेजिन कीजिए मैं इसको बॉल को बहुत दूर लेते जा रहा हूँ, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? सब बढ़ेगी सर कम होगी कम होगी ना बेटा?
चलिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हाँ कि जी ये सर, है, एक बार क्यों। ये है लेंथ है, ठीक। ये आपकी आंखें हैं, ये एंगल सबटेंड कर रहा है। मैंने कहा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है आंखों पे। ये दूर चला गया, ये यहाँ आ गया लेंथ। अब ये कितना एंगल जो बनाएगा आंखों पे, वो तो यही होगा ना। क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हुआ ना। गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट मेरे से बहुत दूर है, तो जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा मेरी आंखों पे, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। कुछ चीजें और। मैंने कहा कि एक सर्कल है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये मत बोलिएगा सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ये सर्कल पे दो पॉइंट है, ए और बी, ठीक है। और ये सेंटर पे, ये सेंटर है सी पॉइंट, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। और ये रेडियस है आपका, और ये जो आर्क लेंथ है वो एक्स है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर्क अपॉन रेडियस ना। एक्स अपॉन। ठीक। अब मैंने कहा कि ए और बी पॉइंट बहुत पास हैं, इमेजिन कीजिए बहुत पास है, ठीक। अगर ए और बी पॉइंट बहुत पास होंगे, ये मैंने कहा ए और बी, इतना नजर भी नहीं आ रहा कितने पास है वो, ठीक। तो ये जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल बन रहा है, मैंने मान लिया अल्फा एंगल बन रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ से ये जो एक छोटा सा आर्क नजर आ रहा है आपको, बहुत छोटा सा आर्क बन रहा होगा ए और बी का, बहुत छोटा सा। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ए बी का, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, इसको जूम कर रहा हूँ। तो ये जो आर्क लेंथ है, क्या वो ए बी के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के इक्वल होगा? यस सर, अगर अगर ए और बहुत बी पास बहुत में तो। पास आ गया तो, यस सर। है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो आर्क लेंथ है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो ये जो आर्क लेंथ है वो ए बी के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है पैरेलैक्स में। मैं फिर से बताऊंगा पैरेलैक्स मेथड, क्वेश्चन पूछा है बस उसके लिए डिफाइन करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। सर एग्जैक्ट इक्वल होता है। क्या क्या क्या? सर एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली, इक्वल। अप्रोक्सीमेटली। ओके। आप थीटा की वैल्यू अगर इमेजिन करें तो वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अप्रोक्स होता है। अब एंगल सोचिए इतना छोटा है, तो वो डिस्टेंस तो लगभग बराबर होगी। एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ फार ऑफ प्लैनेट इज टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द अर्थ। एक प्लैनेट है जो कि अर्थ से डी डिस्टेंस पे है। इफ इट्स डायमेट्रिकली अपोजिट एक्सट्रीम सबटेंड एन एंगल थीटा एट एन ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड ऑन द अर्थ। मतलब कि ऑब्जर्वर है अर्थ पे, ठीक। और एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, इसके एंड को देख रहा है, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। ये ए बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक। तो मैंने भी क्या बताया कि अगर बहुत दूर है, प्लैनेट तो बहुत दूर होगा ना अर्थ से, ठीक है। अगर बहुत दूर है तो ए बी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये आर्क लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होगा ना। तो थीटा इज इक्वल टू यस क्या सर। होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क का मतलब क्या हो गया, ए बी की डिस्टेंस। ए बी की डिस्टेंस क्या दी हुई है, दिया हुआ है। अच्छा नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है। तो मान लीजिए डी है डायमीटर, ठीक।
आर्क अपॉन रेडियस, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से, कैपिटल डी ना, तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू डी इंटू थीटा, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए, मैं बताऊंगा, ये पैरेलैक्स मेथड है, मैं इसको फिर से बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sir, can you explain it again? हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, can you explain it again? चलिए, ये मान लीजिए एक सर्कल का आर्क है ए बी, ये सेंटर में एंगल सब्टेंड कर रहा है थीटा, और मैंने कहा कि अगर मैं ए बी की डिस्टेंस को बहुत स्मॉल कर दूं, ठीक, अगर मैं ए बी को बहुत स्मॉल कर दूं, मैंने कहा ए और बी बहुत पास आ गए, इमेजिन कीजिए सिर्फ, ये भी तो एंगल सब्टेंड कर रहा है सेंटर पे, ठीक, तो ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली आर्क लेंथ, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये कुछ ऐसा नजर आएगा ना, जूम कीजिए, तो ये सी डी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये, तो ये जो डी होगा और ये जो एक्स होगा अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे ना, ये इतना छोटा है, ये वाला पार्ट इतना छोटा है, Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला आर्क लेंथ और ये जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, ठीक है, Yes, और sir. यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं पैरेलैक्स मेथड, लेकिन जो बहुत दूर है हमसे, उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्लानेट है, तो प्लानेट का डायमीटर ए बी, ये डी डिस्टेंस, और इसके डायमीटर कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है थीटा, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है कैपिटल डी, तो डी निकालना है आपको, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू थीटा ना। अब आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि नहीं? 13. 13। Average life of a person is taken as 100 seconds. The age of universe on this scale is the order of, ये तो पहले भी बताया था, चलिए फिर से देखिए, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, ठीक है, उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं कि सीजियम एटम होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना है, एवरेज लाइफ ऑफ यूनिवर्स कितना है, ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है, ठीक, उस टेबल में कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपको याद रखनी है, रेयरली ये क्वेश्चन है इसमें असाइनमेंट में, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, या एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर उस वाले टेबल में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो वहां पे दिया हुआ है कि जो एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन होती है वो कितनी होती है, 10 to the power 9. 10⁹, और यूनिवर्स की 10⁻17, ठीक है, इसमें ये नहीं पूछेंगे आप सर ये क्यों आया कैसे आया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, तो आपने कहा ये है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि मैं एवरेज लाइफ ह्यूमन बीइंग की क्या मान रहा हूँ, 100 सेकंड मान रहा हूँ, तो यूनिवर्स की लाइफ क्या होगी,
बेटा एक चीज तो क्लियर है ना कि इसका रेशियो तो हमेशा सेम होना चाहिए। मैं लगा रहा हूँ मैं बस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कहा, रेशियो 10⁻17 डिवाइडेड बाई 10⁻9, इसको मान लिया x डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेट हो जाएगा x। कि अगर यस सर। ह्यूमन की लाइफ 10⁻9 सेकेंड है, तब यूनिवर्स की लाइफ 10⁻17 है। लेकिन मेरे से बोला गया कि अब मैं ह्यूमन की लाइफ क्या मान रहा हूँ, 100 सेकेंड, तो यूनिवर्स की लाइफ क्या होनी चाहिए। सिंपल मैथ्स की प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आप लोगों ने किए हैं क्वेश्चन, पहले ऑनेस्टली बताइए। सभी यस क्वेश्चन सर। किए हैं? बस नए नए किए हैं। और अथर्व, आवाज नहीं आ रही अथर्व आपकी। नहीं आ रही अथर्व, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, असाइनमेंट डिस्कशन तभी अच्छा लगेगा जब आप लोग क्वेश्चन करके आए। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना। तो मेरी मेरी प्रैक्टिस मत करवाइए कि मैं 100 क्वेश्चन इसके करूं, फिर 100 क्वेश्चन आईटी वाले करूं। तो 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मेरी हो रही है ना। मेरे को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है। आप कीजिए, उसके बाद भले ही आप एक एक क्वेश्चन पूछ डालिए, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अटेम्प्ट तो जरूर लीजिए। अभी मैं अगर सभी क्वेश्चन बताने लगूंगा तो आपको लगेगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। आपने अपना दिमाग नहीं लगाया। एक बार अपना दिमाग लगा लीजिए, उसके बाद मेरे से पूछिए, ताकि जो भी आपकी मिस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, तभी तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाएंगे आप मेरे से। कि समय ने ऐसा किया था, उससे आंसर नहीं आया, आप ऐसा क्यों किया। और अभी मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपने वो सोचने वाला जो काम है ना, उसको मैंने रोक दिया, आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया मैंने। ठीक है? क्योंकि जब सोचेंगे तभी गलत चीज को मेरे को सही करना है। तो गलती जो भी करनी है, आप यहाँ पे गलती कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में मत कीजिए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आपको एक अकेला छोड़ दिया जाता है 3 घंटे के लिए। फिर आप अपना दिमाग दौड़ाते हैं 3 घंटे। तो उल्टा सीधा जो दिमाग में आता है वो करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ वो 3 घंटे मेरे बिल्कुल करेक्ट हो, इसलिए मैं रोज आपसे दिमाग दौड़वाऊंगा क्लास में। कि दौड़ाइए तो, ताकि वो 3 घंटे, 3 घंटे एक ही बार मिलेगा 2 साल। तो 2 साल के बाद जो 3 घंटे मिलने, वहां पे आपका दिमाग बिल्कुल सही सोचना चाहिए। तो जो जो गलतियां हैं, वो धीरे धीरे गलती में सुधार होगा, हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचने लगेंगे। इसलिए प्लीज एक बार सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। ठीक? तो अभी जिसने अटेम्प्ट किया है वो मेरे से पूछ सकता है, जिसने भी अटेम्प्ट किया है। हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14। जरा वीडियो ऑन कर लीजिए। सिद्धार्थ वीडियो ऑन कीजिए। अनिश क्वेश्चन ट्राई किए हैं? अनिश क्वेश्चन ट्राई किए आपने? सर मोस्ट नो सर। प्रिसाइज। हम्म सर देखिए मोस्ट क्वेश्चन। प्रिसाइज तो वही होगा ना जो कम से कम डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा। तो सर कौन सा इसका होना तो चाहिए? फोर्थ वाला आएगा। हम्म फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। हाँ देख के बताइए कौन सा आएगा। सर मेरे ख्याल से तो बी वाला आएगा। बल्कि सेकंड वाला या फोर्थ वाला? फोर्थ वन। तो सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला। सर वो उसकी से पावर कम हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे। सेकंड वाला पक्का? यस सर। यस सर। लिख लेते हैं, चलिए। 3 × 10⁻³ इसका मतलब यही हुआ ना।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है ही लिखा हुआ, सेकंड वाला तो है ही लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, किसमें मैं बिल्कुल प्रिसाइसली जा सकता हूँ, हायर एक्यूरेसी पे जा सकता हूँ, इस वाले में ना मिनिमम से मिनिमम मेजर कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, आगे समझ में, मैं डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक जा सकता हूँ, और इसमें डेसिमल के बाद 4th प्लेस तक, और सेकंड वाले में डेसिमल के बाद सर मतलब जो मतलब जो जो प्रिसीजन होगा वो जितने ज्यादा डेसिमल ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज वो होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, और ठीक है, एक्यूरेसी उतनी कम होगी। एक्यूरेसी बेटा उतनी ज्यादा होगी, सर अगर प्रिसीजन ज्यादा है तो एक्यूरेसी तो कम होगी ना, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है दोनों। रेसिप्रोकल होता है, मैंने उस दिन बताया था ना, 2 एग्जांपल लिए थे, याद है, उस दिन आकांक्षा और आप थी सिर्फ, और एक पूजा थी डाउट सेशन में, तब 2 एग्जांपल लिए थे, मैंने कहा था कि मेरे को क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक, अभी मैं करवाऊंगा, जो आपके कंफ्यूजन वाला पार्ट है उस क्वेश्चन पे आऊंगा, लेकिन वो आईटी में है ना, अभी तो हम लोग मेडिकल वाली शीट को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए 14th के बाद कोई क्वेश्चन आप लोगों का, हिमांशु 7th, हिमांशु पीछे क्यों जा रहे हैं, हम लोग को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और मेरे को आंसर बताइए। सर 6.5, क्यों, क्योंकि वो जो ट्रू वैल्यू, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के ऑलमोस्ट पास ही है ना। मेरे को सिंपल क्या करना है, आप एरर निकालना है हर एक में, एरर निकाल सकते हैं ना, 6.28 माइनस 6, 6.28 माइनस 6.5, 6.28 माइनस 5.99, 6.28 माइनस 6.0, जिसमें एरर मिनिमम आएगा वो हाईली एक्यूरेट होगा, क्लियर है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आ रहा है, कैलकुलेट कर सकते हैं ये तो, ऋषभ अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, ऋषभ, ऋषभ अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मैं रिमूव कर दूंगा अगर आपने अपने माइक को अनम्यूट नहीं किया तो। सर इसका तो सेकंड वाला आएगा, 7th वाले का। हाँ हाँ देख लीजिए, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, सेकंड आ रहा होगा, सर सेकंड ही आ रहा है। ठीक है। सर हम ऐसे बिना कैलकुलेट करके भी तो कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा ये हमें वैल्यू दी है वो तो ट्रू वैल्यू है ना, और जो हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू से जस्ट ज्यादा पास होगी वही एक्यूरेट बस होगा। हाँ 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 हाँ, जैसे करना है वैसे कर लीजिए। ऋषभ माइक अनम्यूट कीजिए, या तो मैं आपको रिमूव करूँ क्लास से, चलिए रिमूव हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांशु ने 19 पे पूछा है, चलिए, जीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से पढ़िए मेरे को बताइए। सिस्टमैटिक है। इनबिल्ट एरर है ना ये तो, जीरो एरर है मतलब कि मैंने दोनों जॉ को टाइट किया तो पहले से है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसका मतलब वो सिस्टमेटिक एरर में आता है, ठीक है, इसका तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट So the next one. 20. Yes, sir. चलिए, the packet contains silver powder of the mass इतना, sum of the powder of mass इतना is taken out from it, the mass of the powder left. सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है इसको। मान लीजिए ये आपका क्या है x यस सर। और ये मान लीजिए y, x माइनस वाई। कीजिए फटाफट सभी लोग कीजिए, x माइनस वाई बताया था ना, हम लोगों ने किया था क्वेश्चन, जल्दी से कीजिए। कितना आ रहा है? 20.23। So 14.5 plus minus 0. ये आ रहा है 14.5। 4.8. Yes, approx लेना। That नहीं अप्रोक्स नहीं, 4.8. अप्रोक्स में तो -1 ले लेंगे आप। सर 14.48। और एरर हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये 0.1 है और ये भी 0.01 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.02। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड वन। क्लियर है? yes, sir. आकांक्षा के हिसाब से तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता, प्लस माइनस 0.02 लिख देता, तो इसको मार्क कर देती थर्ड को। अच्छा, ये कैसे पता लगाएं कि हाँ थर्ड हो सकता है कि सेकंड ही होगा? सर उसमें एरर अलग अलग है। नहीं, एरर मैंने लिख दिया 0.02, दोनों में अगर एरर ये दिया रहता तब कैसे पता लगाता मैं? सर पर जो हमारा क्योंकि माइनस करके आ रहा है point तो के वो बाद- तो 14.48 आ रहा है ना। हाँ तो? सर मैं The बताऊं significant figures same होने चाहिए ना। हाँ, तो क्योंकि डेसिमल के यहाँ बाद। हाँ डेसिमल के बाद, ये आप बताया था ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना है? 20.23, मतलब कि 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए डेसिमल के बाद? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अथर्व वीडियो ऑन कीजिए। धरा, सिद्धार्थ, अनीश क्वेश्चन किए हैं? सर 42-43 तो डाउट एक भी नहीं है? हम तो तभी पूछ लेते हैं वो होता है, क्या क्या? तो तभी पूछता होता है तभी पूछ लेते हैं। अच्छा, जब होता है तभी पूछ लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है धरा। चलिए इसके बाद कोई 42, 43 से पहले, मंटू का डाउट 42 एंड 43 है, उससे पहले आप लोगों का कोई डाउट? So 25. 25। जल्दी से बताइए, 25 जनरल टॉपिक का है। सर फर्स्ट वाला। रैंडम एरर को फर्स्ट हम वाला लोग होगा कैसे सर। रिड्यूस कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके। सर फर्स्ट एंड थर्ड। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट। तो थर्ड वाला तो सिस्टमैटिक एरर है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट 42 से और कोई पहले किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक बार 30 वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर 6 and 5। क्यों? Sir, last values are. इनसिग्निफिकेंट याद है ना, हम लोगों ने बताया था। Yes, sir.
ठीक है, इनसिग्निफिकेंट आखिरी वाले होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। इसने आखिरी दो डिजिट, Yes, इसने 2 डिजिट के बारे में पूछा है, आखिरी वाले 2 डिजिट हो जाएंगे 6 और 5। ओके इसके सर। जगह ये आपका 6 और 4 भी हो सकता था, 5 और 8 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक, इसलिए आखिरी 2 डिजिट को आपने क्या कह दिया, इनसिग्निफिकेंट। इसका कोई इतना महत्व नहीं है। नेक्स्ट 42। चलिए 42 जल्दी से रीड कीजिए। इसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस नहीं निकालेंगे। अगर आपने थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़े हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको याद होगा, हीट लॉस इज इक्वल टू, किसी को याद है, I² RT Yes, होता है। sir. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट लॉस डिवाइडेड बाई I² इंटू Is T। T. ये आ रहा है, खत्म। हीट का मतलब एनर्जी है ना। अब मैं बेवकूफों की तरह थोड़ी ना बैठ के एक एक का डायमेंशन निकालूंगा और चेक करूंगा। मेरे को फॉर्मूला पता, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, खत्म, आगे बढ़ो। बेकार का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि इधर इसने कहा है कि डायमेंशनली करेक्ट, मैं एक एक करके डायमेंशन निकालूंगा। अरे जब फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन करेक्ट भी तो होगा वो। ठीक है, चलिए आगे। हिमांशु ने एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 35। मेरे को पता है लिटरली ऐसे जरा सा भी मजा नहीं आ रहा। असाइनमेंट ऐसे कौन डिस्कस करता है। एक दो लोग पूछ रहे हैं और सब बैठे हुए हैं कि जो पूछ लो, नहीं पूछो तो कोई बात नहीं। सर ने बोला है कि अगली बार तो सर करवाएंगे, तो अगली बार देख 36 का लेंगे। तो सेकंड होगा, LT-1। 35 है इनका, क्वेश्चन नंबर 35। सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। The values of a number of quantities are used in mathematics. Number the quantity that most precise and accurate in the measurement is first one having the smallest value. ये भी डाउट में आकांक्षा और नयन ने पूछ चुका है, अब पूजा भी थी। किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले में कि क्वांटिटी मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, वो कब एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। हाईली प्रिसाइज हो और हाईली एक्यूरेट भी होगा। सर जो 33 वाला आंसर होगा उसका फर्स्ट वाला ही होगा शायद। Round of the 3 significant figure in written is, हाँ 7 से फर्स्ट ज्यादा वाला होगा ही इधर होगा है। ना। ये 006 ये होगा। और So what will be the सर dimension of 25 को तो wavelength? समझ में नहीं आया। 35 समझ में नहीं आया, अभी तो हम लोग एक 25 एग्जांपल ले रहे थे। 25 25 रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस करते हैं। जब एरर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ सर रैंडम एरर ऑब्जर्वेशन। सर वो होते हैं जो सर हम हमारी ऑब्जर्वेशन में गलत होते हैं। हाँ, तो सर अगर हम प्रॉपर टेक्निक लेंगे तो सर तब भी तो एरर रिड्यूस होगा। अरे अगर नंबर ऑफ हम ऑब्जर्वेशन हमेशा ज्यादा लिया जाता है, सर प्रॉपर वो सर टेक्निक। हमें समझ में आ गया सर पहला वाला। सर तीसरा वाला क्यों नहीं होगा? बताइए कौन आंसर दे रहा है, कोई है? सर थर्ड वाले से सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस होगा। क्वेश्चन में सिर्फ रैंडम पूछा है। आया समझ में नहीं? यस सर। धारा आप क्या पूछ रही थी? So what will be the dimension formula of wavelength? वेवलेंथ। Yes, sir. L. सिंपल, वेवलेंथ है ना, डिस्टेंस है।
वेवलेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव L. इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, तो ये सिंपल वेवलेंथ का मतलब क्या? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब एल, And कैपिटल the एल। frequency? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट मींस पर सेकंड, t टू द पावर -1। Okay, sir. किसी ने कुछ किया है? सर ये शीट पूरी हो गई। अरे कई लोगों ने तो किया भी नहीं है, 10 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं। आन्या, कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? आन्या, बीस। मयूरी, आपने कितने किए हैं? मयूरी, आपने कितने किए हैं? नेक्स्ट टाइम से जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तभी एंट्री होगी। मैं इसका सिक्योरिटी सेटिंग सर ही हमारा चेंज तो कर दूंगा। कनेक्शन नहीं चल पाता सर। मैं जिनसे पूछ रहा हूँ जवाब नेटवर्क दीजिए। प्रॉब्लम आती है। मयूरी, बेटा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, एक को कर चुका हूँ अभी मैं। चलिए, आपको भी रिमूव करते हैं। ठीक है, मेरे को उतने ही स्टूडेंट चाहिए जो जवाब दें क्लास। मेरे को भीड़ नहीं लेनी है, मेरे को रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट तो पढ़ने वाले देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 45। No, sir. देखिए, जब मैंने बताया था कि ई की पावर में जो भी होता है वो हमेशा क्या रहता है? डायमेंशनलेस। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पे ए की पावर में क्या है? अल्फा टी स्क्वायर। तो ये डायमेंशनलेस है, तो आपने कहा अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो Alpha जाएगा? equals to 1 T डिवाइडेड टी टू बाई द टी स्क्वायर। माइनस T और टी minus क्या 2. है? हाँ, तो इसका टाइम, इसका हो जाएगा आपका टी की पावर -2। सर एक बार अब 46 बता दीजिए। 46। सही है सर, दोबारा का रिपीट कर दीजिए। कौन सा? ई की पावर 40 में में जो भी टर्म्स है आपका, वो क्या रहता है? डायमेंशनलेस। तो ई की पावर यहाँ पे क्या है? अल्फा टी स्क्वायर। आपने यहाँ पे क्या किया? अल्फा टी स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया। तो कांस्टेंट कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए। डायमेंशनलेस है ना, 1 भी तो डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपसे पूछा जा रहा है, द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मास, लेंथ एंड टाइम और रेस्पेक्टिवली। सिंपल, डायमेंशन निकालिए पहले पोटेंशियल एनर्जी का। किसी भी तरीके की एनर्जी हो, डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 M L एम, square T minus 2. तो बताइए, डायमेंशन इन मास कितना आ रहा है? मास की पावर कितनी है? 1 1 2 minus 2. 1. खत्म। 1 2 -2। Okay. 47 भी देख लीजिए। Sir, can ये you भी please repeat? हिमांशु। Actually, your voice wasn't coming properly. ओके, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है ml² t-2। Yes, sir. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन मास, लेंथ एंड टाइम,
पैटर्न सिंपल, आपसे पावर पूछी जा रही है, मास का पावर कितना है 1, लेंथ का डायमेंशन पावर कितना है 2 और टाइम का पावर कितना है -2। Okay, sir. Which of the following is a dimensional constant? Gravitation constant. Option third. F is equal to G m1 m2 divided by r square. Yes. G is equal to क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन, r Force into स्क्वायर R मतलब square. मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। लेकिन G, कैपिटल G का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, 6.67 10⁻11, Yes, sir. ठीक, लेकिन इसकी यूनिट तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, इसकी यूनिट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू विथ डायमेंशन। क्लियर है? Yes, sir. सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे हमारे पास कुछ एक यूनिट, एक मतलब कांस्टेंट है जिसकी कोई वो डायमेंशन लेस है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब यूनिट होनी चाहिए या नहीं? यूनिट होगा तो डायमेंशन तो हो ही जाएगा उसका, अच्छा, और यूनिट फिर तो हो ही नहीं मतलब सकता। क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये बता दीजिए। क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ सर ऑप्शन के कांस्टेंट हिसाब, वैल्यू होनी चाहिए बस, कुछ भी, डायमेंशन नहीं जैसे कि होनी आपसे मैंने कह दिया पाई, बस ये लिख दिया मैंने पाई, ठीक, a इज इक्वल टू पाई है, तो ये तो यूनिटलेस हुआ ना, इससे कोई यूनिट नहीं है लेकिन कांस्टेंट है 3.1। तो अगर वो यूनिटलेस है, अगर किसी भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है और यूनिटलेस है, तो उसको हम लोग डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन उसकी यूनिट भी है, तो उसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब वैसे तो आप ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ, बेसिक तरीका तो यही है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन की क्या होता है। सर शायद इस वाली शीट में थर्ड थर्ड क्वेश्चन है वो शायद, या फिर इस वाली में फिर IIT में। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उस वाली IIT में वाले में। IIT में। सर स्पीड ऑफ लाइट भी डायमेंशन कांस्टेंट है। लेकिन उसको स्पीड ऑफ, देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे कि हम लोग फोर्स में बात करें Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा, तब जाके वो G आया ना, कैपिटल G के इक्वल, और इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने निकाली 6.67 इंटू 10⁻−11, ठीक है। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ये कोई प्रोपोर्शनलिटी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू थी ना, कहीं से निकली है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट वैल्यू निकली तो उसी को हम लोग कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो दुनिया में कांस्टेंट है, ठीक है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि हाँ ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन के हिसाब से जो कांस्टेंट वैल्यू निकलती है। Sir, can you name more dimensional constant other than this? हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन आपने टर्म नहीं सुना, जैसे कि पायोट-सिवर्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, म्यू नॉट परमिलिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये भी क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, Okay, ठीक है। sir. ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगे, तो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी आपके 12th में यूज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा भी हिमांशु ने बताया, वो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। सर ये भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद आया था। प्रोपोर्शनलिटी हटता तभी तो, हमें लाइट का चैप्टर है वहां पे प्रूफ करते हैं बकायदा। और कुछ कौन से क्वेश्चन पे थे?
सर मुझे वो जैसे जो आपने हमें ग्रेविटेशनल का वो निकालने को दिया था ना वो, और वो डायमेंशंस जो आपने बताया था, जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, डेंसिटी के और प्रेशर हाँ के। हाँ 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 हाँ। सर उसमें ना उसके बाद हम उन सबके वो लिख देते हैं डायमेंशंस, हाँ हाँ पर सर जो हम वैसे निकालते हैं ना वो ए बी और सी, जस्ट उसकी पावर लिख देते हैं हम, हम्म। और उसके बाद जब कंपेयर करते हैं ना सर वो नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए। अच्छा, चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसी में होगा वो क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रीड यस कीजिए। सर। हाँ ये हिमांशु आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं हिमांशु। देखिए आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ई डी एंड पावर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहा G is directly proportional to e to the power a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर b, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर की पावर c। ये है ना, p पावर ही दिया हुआ है ना। यस सर। पावर, डेंसिटी, एनर्जी। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले E क्या है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर ml टी ml माइनस। 2 T-2। डेंसिटी की मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml डेंसिटी minus का आपने लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी का आपने क्या लिखा, ml वर्क स्क्वायर अपॉन टी टाइम। माइनस 2, हाँ कुछ भी लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई टी। ये ml2T-3। अब यहाँ पे G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, G इज इक्वल टू एक m कॉन्स्टेंट के, E की पावर A, D की पावर B, P की पावर C। अब G का डायमेंशन अभी आपने लिखा था, G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन का मतलब m फोर्स, माइनस ml-2, मीटर स्क्वायर L स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मतलब कि m स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, m-1 m-1 L L3। क्यूब T-2। वैल्यू पुट कर दीजिए, m-1 L क्यूब T-2। ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो आपने सिंपल एनर्जी, एनर्जी का लिखा ml स्क्वायर T-2 की पावर a, उसके बाद d ml-3 पावर b, और पावर ml स्क्वायर T-3 पावर c। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो ये m-1 L क्यूब T-2, इधर क्या आ जाएगा, m की पावर a, m की पावर b, plus b plus c m की पावर c, a प्लस b प्लस c। l की पावर 2a, l की पावर -3b, l की पावर 2c, तो l की पावर 2a -3b प्लस 2c। सही है, उसके बाद t की पावर देखिए, t की पावर -2a, minus तो 3c 0 है -3c। क्लियर है। Yes, sir. अब दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, -1 2a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 3, और लास्ट वाला -2a -3c इज इक्वल टू -2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ से
बी की वैल्यू, जैसे इधर ए और सी में रिलेशन पता है आपको, तो बी को एलिमिनेट करके एक और इक्वेशन मिल गई तो एक वैल्यू निकल जाएगी ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए फटाफट, मैं इक्वेशन सॉल्व करना बता देता हूँ कैसे करते हैं। आन्या समझ में आया यहाँ तक? आन्या, ओके, मयूरी, हनी, चलिए नोट कर लिया। चलिए इन 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मैं इसे ऊपर वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। पहले वाले इक्वेशन से b की वैल्यू निकालिए। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 -a -c, और इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2a - 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। ठीक, तो 2a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3c प्लस 2c इज इक्वल टू 3। तो 2 + 3 5a, 3c + 2 5c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, a + c इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन आपके पास है -2a - 3c इज इक्वल टू -2। इस वाले इक्वेशन को क्या कीजिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -2a - 2c इज इक्वल टू 0। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस -3c और 2c कितना हो जाएगा, -c, तो इधर बचेगा -2। तो c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ से a और c मिल गया, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो b भी मिल जाएगा। -1 माइनस माइनस +2 -2, तो ये कैंसिल हो क्या आ गया, b इज इक्वल टू -1। अब देखिए सबकी वैल्यू पुट के आंसर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. अब आप लोग मंडे को होगी अब हम लोगों की क्लास, ठीक है? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी लोग मेडिकल वाले अपने शीट को कंप्लीट करेंगे, और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो मेडिकल वाले भी कंप्लीट करेंगे और इंजीनियरिंग वाले भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि Yes, हम sir. लोग मंडे से इसके डिस्कशन स्टार्ट कर सकें। मैंने पहले कहा था कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने प्रोवाइड करूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग सभी क्वेश्चन आराम से करते जा रहे हैं तो एक शीट और दे दूंगा। शीट की कमी तो है ना, लेकिन अभी एक ही शीट नहीं हो रहा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? मेडिकल वालों को आईआईटी वाले की करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? कई लोग सोच रहे होंगे कि मेडिकल वाले भी आईआईटी वाले करेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर तो होंगे ही, लेकिन डिमोरलाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों तो करना जरूरी है। बेसिक अगर मेडिकल के क्वेश्चन नहीं कर पाए तो इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है, फिर इंजीनियरिंग तो भूल जाए वो लोग।
लेकिन मेडिकल वालों को अपना मेडिकल वाला जरूर होना चाहिए, वो लोग ध्यान रखें। करने वाले कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल वाले भी आईटी के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले अपनी शीट पूरी हो जाए। पहली प्रेफरेंस आप लोग अपनी शीट की देंगे, उसके बाद फिर आप आईटी की शीट सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मंडे को प्लीज आप लोग करके आइए, ताकि हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन प्रॉपर वे में कर सकें। असाइनमेंट ऐसे थोड़ी ना डिस्कस किया था कि बैठे बैठे मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन।